वेलकम टू मार्केट ज्ञानी। और जैसा कि हम लोग अभी सीरीज चला रहे हैं कैंडलस्टिक पैटर्न का, जिसमें हम लोग रिवर्सल पैटर्न्स को चेकआउट कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था हैमर पैटर्न के बारे में, और आज हम जानेंगे हैंगिंग पैटर्न के बारे में। तो इसे हैंगिंग मैन कहा जाता है एंड इसका भी लुक जो है एज इट इज सिमिलर है लाइक हैमर पैटर्न का। तो आइए देखा जाए इसको। तो ये है हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न का भी प्लेलिस्ट चल रहा है, जिसमें कि हम लोग अभी रिवर्सल पैटर्न्स के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके सारे हर एक पैटर्न के बारे में हम लोग इस पर डिटेल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि वो कैसे यूज़ होते हैं, ताकि उसको आप अच्छे तरीके से जानकर अपने ट्रेडिंग में अच्छे तरीके से उसको यूज़ कर सकें। तो बेसिकली रिवर्सल पैटर्न्स होते किस टाइप के हैं कि अगर हमारा प्राइस अपवर्ड जा रहा है तो वहाँ कोई स्पेसिफिक पैटर्न बनता है और प्राइस डाउनवर्ड आ जाता है। सेम केस होता है कि अगर प्राइस डाउनवर्ड जा रहा है तो कोई स्पेसिफिक पैटर्न बनता है और प्राइस वहां से अपवर्ड जाता है। बेसिकली लोग यही दो रिवर्सल पैटर्न्स बताते हैं अनटिल अनलेस कि एक और साइड होता है रिवर्सल का, वो है कंसोलिडेशन का, कि प्राइस ऊपर गया वहां पे कोई स्पेसिफिक पैटर्न बनता है और प्राइस साइडवेज भी चला जाता है। तो ये भी तो एक तरीके से रिवर्स है। रिवर्स मीन्स कि जो पुराना ट्रेंड चल रहा था उसको अब नहीं चलने दूंगा। ठीक, तो यहाँ भी वही केस हुआ कि पुराना ट्रेंड जो है अपवर्ड का था और उसको नहीं चलने दिया, उसको साइडवेज भेज दिया। सेम केस होता है डाउनवर्ड में भी कि पुराना ट्रेंड डाउनवर्ड का था, प्राइस नीचे जा रही थी, लेकिन कोई स्पेसिफिक पैटर्न बना, उसने प्राइस को साइडवेज भेज दिया। अब प्राइस नीचे नहीं जा रहा है, अब साइड में जा रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है। अब ये कंसोलिडेट कब तक होगा ये डिपेंड करता है मार्केट के सेंटिमेंट्स के बेसिस पे, पर ये भी एक रिवर्सल पैटर्न है। तो आपको भी ध्यान रखना है कि सिर्फ ऊपर या नीचे ही नहीं जाता, साइडवेज में भी हो सकता है। तो आइए जानते हैं हैंगिंग मैन के बारे में। हैंगिंग मैन में भी सेम आपका ये क्लोज हाई ओपन, ये बेसिक चीजें हैं आपके। जो टेल होता है उसको लो बोला जाता है। एंड ये कैंडल्स आपके रेड और ग्रीन दोनों कलर के हो सकते हैं। एक और ध्यान रखना है कि इसमें ऊपर विक हो भी सकती है और ऊपर विक नहीं भी हो सकती है। दोनों टाइप के कैंडल को कंसीडर किया जाता है हैंगिंग मैन के अंदर। इनकी बॉडी टू टेल रेशियोज जो हैं 1:2 होना चाहिए, यानी कि बॉडी अगर 1 है तो टेल यानी शेडो, जिसे हम जो भी कहें, विक बोले, टेल बोले, शेडो बोले, ये आपका बॉडी का लगभग दुगना होना चाहिए। ये एक मेन क्राइटेरिया है। ठीक है, आइए जानते हैं कि हैंगिंग मैन और हैमर के बीच में क्या अलग से डिफरेंसेस हैं। इसको चार्ट बेसिस पे देखेंगे कि हैंगिंग मैन तब बनता है जब हमारा अपवर्ड हो, अप ट्रेंड हो, और वहां पे बनेगा टॉप पे, और वहां से प्राइस नीचे आने की संभावना होती है। ठीक, अगर मैं कभी वर्ड संभावना की बात ना करूं तो आप फिर भी उसको लगा देना, क्योंकि हो सकता है मैं कभी भूल जाऊं। और ये मार्केट है, यहाँ पे मैं इसीलिए बात बोल रहा हूँ कि कोई भी अगर आप पैटर्न यहाँ पे जानते हैं या कैंडल स्टिक या फिर इंडिकेटर जानते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो हर बार हर समय 100% वर्क करे और आपको हमेशा प्रॉफिट दे। ऐसा कोई भी पैटर्न नहीं है जो आपको 100% प्रॉफिट दे सकता है। ठीक, आपको ये बात ध्यान में रखना है। तो अगर मैं कभी ये वर्ड भूलना भूल भी जाऊं, संभावना या चांस या मे बी, तो आप उसको अपने साइड से कंसीडर कर लेना कि हाँ ऐसा है। बाद में हैमर जो है वो डाउन ट्रेंड के दौरान बनता है और ये अप ट्रेंड में चला जाता है प्राइस यहाँ से। और जैसा कि सेम मैंने बताया था, रिवर्सल पैटर्न में एक और होता है जो कि साइडवेज जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए, अप ट्रेंड गया एंड प्राइस साइडवेज चला गया, यहाँ पे डाउन ट्रेंड गया एंड साइडवेज चला गया। तो ये है हैमर और ये है हैंगिंग मैन का। मैंने कैंडल्स दोनों टाइप के लिए हैं, जिसमें विक है और विक नहीं है, रेड कलर का भी, ग्रीन कलर का भी। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर हैमर नीचे से ऊपर भेजता है प्राइस को तो वो ग्रीन ही जरूरी है, वो रेड भी हो सकता है, और हैंगिंग मैन रेड की जगह ग्रीन भी हो सकता है। अब आइए इसको चार्ट पे देखते हैं। ये HDFC बैंक का चार्ट है 1 आवर बेसिस पे। यहाँ पे एक अप ट्रेंड चल रहा था, आप देख सकते हैं। उसके बाद हैंगिंग मैन यहाँ पे क्रिएट होता है। ठीक, और ये 1 आवर का चार्ट है, तो यानी कि एक दिन में सिर्फ 6 कैंडल्स बनेंगे, और लगभग यहाँ पे अगर आप काउंट करेंगे तो ये शायद 12 कैंडल के आसपास हैं। 12 टू 1 डे, मतलब 1 डे चार्ट पर अगर आप देखते तो आपको सिर्फ 2 ही कैंडल बनते हुए दिखती, पर ये जैसा कि हावरली चार्ट है तो यहाँ पे 12 कैंडल का कंसोलिडेशन हुआ है हैंगिंग मैन बनने के बाद। ठीक, तो कंसोलिडेशन फेज को इसने दिखाया और बाद में प्राइस जब ऊपर ब्रेकआउट किया है उसके बाद यहाँ पे जाना शुरू किया। ठीक, फिर से ये एक HDFC बैंक का चार्ट है 1 आवर पे ही। यहाँ पे भी एक अप ट्रेंड चल रहा था और उसके बाद यहाँ पे ये बनता है आपका, ये गलत साइन लगा हुआ है यहाँ पे, ये इसीलिए लगा है ताकि आप इसको जान सकें कि एक्चुअली में हैंगिंग मैन होता कैसा है, उसका बॉडी का। देखिए जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हैं, इसकी भी बॉडी है,
इसकी भी बॉडी है और इसकी भी बॉडी है। आप खुद ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो भी मैंने पीछे आपको फोटो दिखाया था हैंगिंग मैन का, कि हैंगिंग मैन एक्चुअली में कैसा रहता है। ठीक, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बॉडी बहुत ही नेग्लिजिबल टाइप का है, बहुत ही छोटी बॉडी है। यहाँ पे भी बहुत छोटी बॉडी है और ऊपर की विक थोड़ी ज़्यादा ही बड़ी है बॉडी के मुताबिक तो, पर ये वाला एकदम परफेक्ट टाइप का है। ठीक, छोटी सी बॉडी है, विक उसमें ऊपर दिया नहीं है, विक थोड़ी सी हो तो चलेगा लेकिन थोड़ी सी हो, ज़्यादा ना हो, जैसे कि इन सब में है, इतनी बड़ी विक ना निकले। ठीक है, और नीचे का आप टेल भी देख सकते हैं, ये भी लगभग देखने में दुगना है, क्योंकि ये माउस का हाथ मेरा इतने पे आ रहा है, ये 2 बार में, और ये शायद 4 बार के लगभग में आ रहा है। तो आप ऐसे ही देख के अंदाजा लगा सकते हैं, आपको यहाँ पे कोई स्केल लेके काउंट करने की जरूरत नहीं है कि वो उतना साइज का है या नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए अच्छा खासा ये थोड़ा सा अप ट्रेंड चला था 1 आवर चार्ट पे, एंड फिर हैंगिंग मैन बनता है और वहां से एक लंबा स्विप डाउन ट्रेंड की तरफ चला जाता है। फिर ये है टाटा मोटर्स का चार्ट, जो कि वीकली बेसिस पर है। यहाँ बहुत ही अच्छा खासा अप ट्रेंड था, फिर यहाँ हैंगिंग मैन बनता है, पर यहाँ पे ये फेल हो जाता है एंड प्राइस दोबारा से ऊपर जाना शुरू कर देता है। फिर टाटा मोटर्स का चार्ट है, ये मंथली बेसिस पे है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक अच्छा खासा अप ट्रेंड था, फिर यहाँ पे बहुत ही बड़ी लॉन्ग टेल के साथ हैंगिंग मैन क्रिएट होती है और इसकी भी बॉडी है। ठीक, आप ये नहीं कह सकते कि इसकी बॉडी नहीं है, ये इतनी काफ़ी बॉडी होती है, कम से कम इनके जैसे निग्लिजिबल नहीं है। ये सब नेग्लिजिबल बॉडीज है। ये भी देखिए यहाँ भी बना है, लेकिन अब इसको थोड़ी कंसिडर करेंगे, और इसको इसलिए भी नहीं करेंगे बिकॉज ये ऑलरेडी डाउन ट्रेंड हो चुका है। हैंगिंग मैन का पहला कंडीशन मेन यही है कि अप ट्रेंड में ही बनना चाहिए, ना कि डाउन ट्रेंड में बनना चाहिए। ये तो यहाँ से यहाँ तक गिर गया ना, अब इसको आप थोड़ी कंसिडर करोगे, अप ट्रेंड तो आपका ये था। ठीक, अब आप इस चार्ट को ऐसे नहीं क्रिएट करोगे यहाँ से यहाँ, आप इसको ऐसे ही बनाओगे, यही अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड का एक मतलब होना चाहिए कि प्राइस लगे कि हाँ ऊपर गया है, ऐसा नहीं कि आप साइडवेज बना दो। ठीक, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि फिर दोबारा से एक अच्छा खासा हमें डाउनफॉल देखने को मिला था। अगर आप सिर्फ कैंडल स्टिक बेसिस पे भी ट्रेड करते आप देख रहे हैं जैसा कि, तो भी आप प्रॉफिट अर्न कर सकते थे, जनरेट कर सकते हैं, चाहे थोड़ा बहुत ही क्यों ना हो, पर एक स्टार्टिंग ट्रेडर्स के लिए इतना काफ़ी होता है, एक आत्मविश्वास। और जैसा कि हम लोग का ये कैंडल स्टिक पैटर्न एक पूरा बेसिक से चल रहा है, तो हम लोग इसमें कोई दूसरी चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि हम लोग इसके साथ MACD मिला दें या कोई दूसरा इंडिकेटर या फिर ट्रेंड लाइन खींच दें, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ इंडिविजुअल बेसिस पे हम लोग हर एक कैंडल का विश्लेषण कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, और आपको यही पता चल रहा है कि अगर हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी बार वो बनी तो कितनी बार वो सही हुई। और आपका भी मेन काम यही है कि जब ये पूरा वीडियो देख लें तो चार्ट खोलें और ध्यान दें कि कहाँ कहाँ पे हैंगिंग मैन बना है, किसी भी कंपनी का खोलें और नोट डाउन करें कि अगर 20 बार हैंगिंग मैन बना, ठीक, अलग अलग कंपनीज में अलग अलग टाइम फ्रेम पे, तो कितनी बार वहाँ पे वर्क किया है। ठीक, आपको ये आपका खुद का एक काम है, तभी आप ये जान पाएंगे कि कोई पैटर्न कितना इफेक्टिव है। ठीक, चाहे हैमर हो, हैंगिंग मैन हो, शूटिंग स्टार हो, या फिर 3 ब्लैक क्रोज है, या कोई भी पैटर्न हो। ठीक, उन सब का आपका मेन यही काम यही है कि आप उसका खुद से एनालिसिस करें और एक प्रोबेबिलिटी निकालें कि अगर 20 बार कोई पैटर्न बना है तो वो कितनी बार वर्क वहाँ पे किया। ये MRF का चार्ट है, ये मंथली बेसिस पे, यहाँ पे एक अप ट्रेंड चला था और ये फिर यहाँ से हैंगिंग मैन बन के एक डाउन ट्रेंड जाता है। यहाँ पे मैंने लाइन इसलिए बना दिया है कि अगर आप कोई ट्रेडर ऐसे होते हैं, जैसे नया जब मैं भी था तो, और मैं क्या मतलब कई नए ट्रेडर्स होते हैं तो वो इतना ध्यान देते नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत पता है तो देना चाहिए। बेसिकली तो मेरे साइड से बिल्कुल ही कोई राय नहीं है कि अगर हैंगिंग मैन बनता है तो आप वहाँ पे कोई न्यू बाइंग करो, अगर ओल्ड बाइंग है तो उसको सेल कर दो और वेट करो कंफर्मेशन का, लेकिन न्यू बाइंग ना करो। पर फिर भी कुछ ट्रेडर्स होते हैं जिनको लगा रहता है कि नहीं हम तो बाइंग करेंगे, हम जो थोड़ा सा मूवमेंट हुआ है, अरे यार ये तो मूवमेंट हो गया, और वो लोग फोमो बाइंग कर लेते हैं। तो उस बेसिस पे मैंने ये किया है कि अगर प्राइस ये हैंगिंग मैन बना, इसके ऊपर जाके क्लोज होता है कोई भी कैंडल, तो आप वहां पे बाइंग करोगे, और टेल के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज हो जाता है तो आप वहां पे सेल कर दोगे। ठीक, सिंपल क्राइटेरिया। तो एक यहाँ है, ये MRF में मान लेते हैं प्राइस ऊपर गया, क्लोज हुआ, आपने वहां बाय कर लिया। ठीक है, बाय करने के बाद आपने छोड़ दिया। अब ये तो 1-2 बार का है और ये प्राइस भी देख रहे हैं कि कोई खास ऊपर तो गया नहीं, ये तो एक ही लाइन में चल रहा है। ठीक है, अब आप 2-3 टाइम तक टिके रहे, जैसा कि ये है आपका कितना मंथली चार्ट है, तो मंथली चार्ट में आप यहाँ पे 4 मिनट तक टिके रहे। ठीक, 4 मिनट आप यहाँ टिके रहे, उसके बाद क्या हुआ कि आपका फिर से वो प्राइस नीचे आ गया। अब जब इसके नीचे आया तो आपने वहाँ पे क्या कर दिया, सेल कर दिया।
लॉस हो गया। ठीक, तो कहीं कहीं आपको काम दे सकता है, देखते कहाँ और काम देगा, पर ऐसा जरूरी नहीं है। और मैंने फिर से कहा कि हैंगिंग मैन अगर बनता है तो आपको वहां पे बाइंग नहीं करना है। ठीक, ये देखिए एमआरएफ, यहाँ पे वही वाला चार्ट है जो आपने अभी पीछे देखा था। ये इसलिए लिया हूँ ताकि एक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हैमर भी बना हुआ है। पहले प्राइस कंसोलिडेट हुआ, ये मंथली चार्ट है वही वाला, और ये लगभग मंथली में एक साल में 12 कैंडल्स बनेंगे, तो ये 12 के आसपास शायद होंगे भी। ठीक है, 12 के आसपास कैंडल्स हैं, तो समझ लीजिए कि एक महीने तक लगभग प्राइस कंसोलिडेट होता रहा। फिर एक पॉजिटिव पैटर्न बना, हैमर, वहां से प्राइस ऊपर गया, फिर ऊपर अच्छा खासा डाउन ट्रेंड के बाद एक हैंगिंग मैन बना, नेगेटिव पैटर्न, और वहां से प्राइस फिर नीचे जाना शुरू किया। तो ये इसलिए लिया था कि अगर आपको पैटर्न भी पता होंगे कैंडलस्टिक तो भी आप ट्रेड कर सकते हैं। और ये तो इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे ट्रेड हो गया, क्योंकि आपने यहाँ पे बाई किया था लगभग ये 2016 के बाद का थोड़ा सा चार्ट है, 2016 और 17 के बीच का। और ये पैटर्न आपका बना था 2018 के बाद, यानी कि 1.5 साल तक आप इसमें टिके रह सकते थे। यानी कि एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आप सिर्फ कैंडलस्टिक बेसिस पे कर सकते थे। ठीक, अगर आपको इसकी नॉलेज रहे तो। ठीक, और अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट भी होता, ऐसा भी नहीं कि आपको प्रॉफिट नहीं होता। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस की लगभग 34,000 रुपये था, और यहाँ 67-66 के आसपास से ये बना है। तो यानी कि 30,000 का प्रॉफिट पर शेयर पे, जो कि कम बात नहीं है एमआरएफ जैसे कंपनीज में। ठीक, फिर ये जियो फाइनेंशियल, यहाँ पे भी एक अप ट्रेंड था, और फिर यहाँ पे हैंगिंग मैन बनता है। मैंने लाइंस बना रखी हैं, जो नीचे वाली या ऊपर वाली। ठीक, यहाँ पे क्लोज हुआ था, मान लीजिए कोई पर्सन बाय करता है, लेकिन फिर उसको कुछ टाइम बाद ही सेल करना पड़ जाता, क्योंकि ये 15 मिनट का चार्ट है। तो कुछ टाइम मतलब कि ये मान लेते 1 घंटे में ही उसको फिर सेल करना पड़ जाता और उसको नुकसान हो जाता। तो इसलिए मैंने कहा है कि अगर हैंगिंग मैन बनता है तो आपको बाइंग नहीं करना है। ठीक, ये नहीं जल्दीबाजी नहीं रखनी है कि नहीं मेरे को खरीदना है, अरे 5 रुपए बढ़ गया, 10 रुपए बढ़ गया, जल्दी खरीदो, नहीं तो ये तो बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, नहीं तो आप फिर फंस जाओगे, और उस तरह फिर ये एक डाउन ट्रेंड में आप फंसे रह जाओगे जब तक वो चलता रहेगा। तो यही एक जियो फाइनेंशियल का एक लार्जर व्यू है, जहाँ पे फिर से डाउन ट्रेंड था, एक हैमर यहाँ पे क्रिएट हुआ है। ठीक, दो टाइप के हुए हैं, एक रेड वाला भी हुआ है, वो भी हैमर है, ये ग्रीन वाला भी हैमर है। एंड यहाँ से अप ट्रेंड चला, फिर वही हैंगिंग मैन बना, और वहां से डाउन ट्रेंड चला। फिर है भारती एयरटेल, इसमें भी मैंने दोनों कैंडलस्टिक को कंसीडर किया है कि यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चलता है, यहाँ पे एक हैमर बना, और फिर अप ट्रेंड चला, ये रहा आपका हैंगिंग मैन। ठीक, और ये जब बना तो फिर आप देख सकते हैं कि प्राइस कंसोलिडेशन में चला गया। जैसा कि ये 1 आवर का चार्ट है, तो यानी कि ये लगभग 20 कैंडल्स तो इसमें होंगे, और 20 कैंडल के हिसाब से मान लेते हैं कि 3 दिन तक ये कंसोलिडेशन फेज में रहा है, और उसके बाद ये यहाँ से ब्रेकआउट किया। तो यहाँ पे ये चीज देखिए काम कर गया था आपका। ये ऊपर वाली लाइन है, ये नीचे वाली लाइन है। जैसी प्राइस ऊपर गया, यह क्लोज आउट किया, मान लेते हैं किसी ने इसी पे ले लिया होगा, इसने ले लिया, अब ये यहाँ पे रुका रहा तब तक जब तक इसका टेल नीचे वाला ब्रेक ना हो जाए। ठीक, पर यहाँ देख रहे हैं कि टेल ब्रेक हुआ ही नहीं, हल्का से यहाँ टच किया था, पर उसके नीचे क्लोज नहीं किया है, वो उसकी विक गई थी, यानी कि नीचे लो बनाया होगा, पर डे एंड से पहले वो फिर से अंदर आ गया। ठीक, अगर अगले दिन अगला कैंडल नीचे जाता और क्लोज हो जाता तो हम वहां पे सेल करके आउट हो जाते, पर ऐसा हुआ ही नहीं, कंसोलिडेट हुआ और फिर ये ऊपर आपका चला गया। तो आप देख सकते हैं कहीं कहीं काम कर सकता है, कहीं नहीं भी कर सकता है, अगर आप बाइंग करते हैं हैंगिंग मैन के आसपास में। पर मेरा सजेशन यही है कि आप बाइंग ना करें, आप कंफर्मेशन का वेट करें, ताकि आप जो लॉस हो सकता है, चाहे वो टाइम का लॉस हो कि 3-4 दिन रुके रहेगा, या फिर पैसे का लॉस हो कि कहीं कहीं आपने देखा कि वो नीचे वाले टेल को क्रॉस कर दिया, उस चीज से आप बच सकें। ठीक, तो तब तक ले इतना ही, और आप लोग अपना एनालिसिस ज़रूर करें, जरूर निकालें कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है हैंगमैन की, कि कितनी बार अगर ये बनता है तो कितनी बार ये सही है। एंड अगर आपने हैमर का वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी चेकआउट कर लें, वो भी एक ज़रूरी कैंडल स्टिक पैटर्न होता है, जिसको मैंने आपको इसी चार्ट्स में 2-3 जगहों पे दिखाया कि कहाँ कहाँ हैमर बना और वहाँ से रिवर्सल हुआ है अपसाइड में। ठीक, तब तक लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।